हाँ बेटे, तो बेसिकली देखिए क्या है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में मैंने फोर्सेस को क्लासिफाई किया था। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या है, और अपन ने कहा था भाई कंजर्वेटिव फोर्सेस के साथ हम क्या हैं, पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट कर सकते हैं, है ना। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के साथ पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट नहीं कर सकते। और हमने प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पढ़ा था कि अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क जीरो है तो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। अब देखिए और कुछ केसेस अपन पढ़ते हैं जिसमें अपन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की बात करेंगे। देखिए मान लो सर हमें कहा है, हाँ बेटे बोलो। सर आपने होमवर्क भी दिया था डी सेक्शन पार्ट 1 पार्ट 2। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो ठीक है, उससे डाउट्स पूछ लो। सर पार्ट 1 का D3। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का D3। अच्छा इसका मेरे को वो भेज दो, तो पिक भेज दो तो बेटे। वैसे ओके ये सर। हाँ, ये कौन सा है, वो 90% एनर्जी लूज हो जाती है वो वाला है क्या? सर 10% एनर्जी। 10% एनर्जी लूज हो जाती है वही वाला है क्या? हाँ सर। ओके, तो बेटे देखो उस क्वेश्चन में क्या है, हमें ये दिया हुआ है कि हमने एक पार्टिकल को स्ट्रिंग से अटैच किया हुआ है और इस पोजीशन से हमने इसको रिलीज किया, और जब तक ये यहाँ पे पहुंचता है तो जो इस पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, उसका 10% नीचे आते आते लूज हो जाता है। देखो अगर ये एनर्जी लूज नहीं होती तो जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती क्या? मान लो इस पोजीशन यस को सर। मैं इसको ये नाम दे तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी को काइनेटिक एनर्जी एट ए बोलता इफ लॉस हैड बीन इक्वल टू 0। लेकिन अभी मुझे क्या बोलना पड़ेगा, ओनली 90% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट बी विल गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एट ए। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं 0.9 टाइम्स एम जी एल इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, या जो वेलोसिटी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 1.8 जी एल, ऐसी वेलोसिटी हो जाएगी। ये बात आंसर आ रहा है हम्म, सर, आंसर मैच हो रहा है। मैच हो रहा है। यस सर। हाँ मैच तो होगा ही ना, आ जाएगा इससे। और बोलिए, कोई डाउट तो नहीं ना इस मेथड में, तो कोई डाउट नहीं है? नो सर। ओके सर आप फिर से बता सकते हो क्या? देखो फिर से बता देते हैं भाई क्या है। आ, हम ये कह रहे हैं कि भाई जब ये पार्टिकल ऊपर से नीचे आता है इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो mg लगा है और एक टेंशन लगा। पूरे पाथ में यही दो फोर्स लगे हैं क्या? यस सर। पूरे पाथ में यही दो फोर्सेस पार्टिकल पे लगे हैं, टेंशन और mg। टेंशन का वर्क तो 0 हुआ होगा, हुआ है नहीं? हाँ सर। क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि टेंशन जो है वो हमेशा ds वेक्टर के परपेंडिकुलर रहता है, इसलिए टेंशन का वर्क 0। टेंशन ऑलवेज रिमेन्स परपेंडिकुलर टू ds वेक्टर, therefore work done by tension is 0, है ना। हाँ सर। तो यहाँ पर क्या मैं बोल सकता हूँ कि ओनली mg is doing work on this block? यस यस सर। सर।
and mg is a conservative force. इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड? Yes, sir. इसका मतलब इसकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी अगर कोई if no other force acts on this body. तो अगर कोई और फोर्स नहीं रहता तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती, तो क्या होता, बी से ए आने में mgl अमाउंट का पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होता और वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है ना। लेकिन इस तो वो चीज मैंने यहाँ पे लिखी है कि जो बी की पोटेंशियल एनर्जी है वो ए पे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती अगर लॉस 0 होता तो। लेकिन अभी ये हमसे क्या बोल रहे हैं कि 10% एनर्जी का लॉस हो जाता है। 10% एनर्जी का लॉस हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ 90% एनर्जी ही पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो पाएगी। हाँ सर। Yes, sir. तो इसलिए मैंने क्या किया, 90% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया, काइनेटिक एनर्जी में। 90% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। क्यों भाई? Yes, sir. और बोलिए, और क्या डाउट है? Part 2 में D4. सर पार्ट Part- 1 में भी D4। पार्ट 1 में D4 देखो, अच्छा D4 कौन सा क्वेश्चन है बेटे? वो एटवुड मशीन वाला क्वेश्चन है क्या? हाँ सर। Yes. Heavier mass is twice that of lighter mass. यस सर। ओके, तो देखो एक मास को 2m मान लेते हैं, दूसरा m हो जाएगा, है ना। और ये हमसे बोल रहे हैं कि टेंशन जो है वो 16 न्यूटन के बराबर है। क्या एटवुड मशीन में टेंशन का फॉर्मूला हमने देखा था, टेंशन को 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2 ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 16 इज इक्वल टू 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 4m स्क्वायर इंटू जी डिवाइडेड बाई 3m। तो ये m से m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से m की वैल्यू 1.2 किलोग्राम आ जाएगी आपके पास, है ना। हाँ सर। एक बात और कि एक्सेलरेशन इन दोनों का कितना आएगा, m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2, क्या ऐसा एक्सेलरेशन आ जाएगा? हाँ सर। हेलो हेलो हेलो, क्या भैया?
यहाँ से एक्सेलरेशन अपने पास g/3 के बराबर आ जाएगा बच्चों। सर वो एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट किया? वो ये अरे बेटा वही एटवुड मशीन का फॉर्मूला है ना अपने पास, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। क्यों भाई, होता है ना? भाई ये आप सिंपली ऐसा देख लो कि जैसे ये मास m1 है, ये m2 है, तो इस पर m1g नीचे लग रहा है, टेंशन ऊपर लग रहा है, और इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं a नीचे है, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, m1g माइनस टी इक्वल टू m1a, क्या ऐसा बन जाएगा? हाँ सर। यस और दूसरे वाले ब्लॉक पर क्या इक्वेशन बन जाएगी, अगर m1 का a नीचे है तो m2 का एक्सेलरेशन a ऊपर होगा, तो उस पे क्या इक्वेशन बन जाएगी, t माइनस m2g इक्वल टू m2a, ऐसी इक्वेशन उस पे बन जाएगी। तो जब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे, t से t कैंसिल हो जाएगा, m1 माइनस m2 इंटू जी बराबर होगा किसके, m1 प्लस m2 इंटू a के। तो क्या a की वैल्यू अपने पास ये आ गई, m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2, यस सर। है ना? m1 को रख दिया 2m, m2 को रख दिया m, तो एक्सेलरेशन g/3 आ गया। अब ये एक्सेलरेशन g/3 आ गया, हमसे क्या बोल रहा है, कितने टाइम में वर्क निकालना है, स्पीड कितने टाइम में कैलकुलेट करनी है बेटे, 1 सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड में। सेकंड में, है ना? तो 1 सेकंड में इन दोनों का कितना कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाता है वो कैलकुलेट कर लो। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, ए इज 10/3 इंटू टी का स्क्वायर, तो 5/3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट इसका हो जाएगा, है ना? डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 5/3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब हम इक्वेशन लगा दें, क्या, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या सिंपली मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की तरीके से भी सोच सकते हो आप, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ऑन एंटायर सिस्टम। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे बच्चों, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में कितना लॉस होगा, देखो 2m मास नीचे चला जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो रहा है 2mg, और कितना नीचे चला गया, 5/3 मीटर। m मास ऊपर चला जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, तो नेट बढ़ जाएगी, मतलब लॉस को नेगेटिव बोल सकता हूं मैं, यानी माइनस mg इंटू 5/3 इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी को हाफ 2mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं बेटा। यस सर। काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक चाहे ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो, काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, वो तो वेलोसिटी की डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। तो 10mg/3 माइनस 5mg/3, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 5mg/3 इक्वल टू ये हो जाएगा mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर, यानी कितना, 3/2 mv स्क्वायर, m से m कैंसिल होता है, तो v की क्या वैल्यू आ गई बच्चों, अंडर रूट 10g/9, या अंडर रूट ऑफ 100/9, यानी कितना, 10/3 मीटर पर सेकेंड। ये ऐसी स्पीड की वैल्यू इतनी, यस सर, समझा। ये बात समझ में आती है? यस सर।
सर क्वेश्चन में हमें पूछा है फाइंड द डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, इस क्वेश्चन में सिर्फ डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूछा है क्या? तब यस तो सर। आंसर सिर्फ इतना हो जाएगा ना, 5 mg/3 के बराबर का, यस सर। है ना। डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो हो जाएगा इस 5 mg/3। m की वैल्यू को हम 1.2 किलोग्राम पुट कर दें, g तो 10 है, डिवाइडेड बाय 3, तो ये 0.4 आ जाएगा। 0.4 इंटू 10 इज 4, 5 इंटू 4 इज 20 जूल आंसर। यस सर। हाँ सर। अच्छा, या एक एक तरीका अपन ऐसे भी कर सकते थे कि देखो, इसका सेकंड मेथड बताता हूं मैं। डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक्स, ऐसा भी लिख सकते थे। यस सर। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक्स मतलब हाफ 2mv² प्लस हाफ mv², तो ये कितना हो जाएगा, हाफ 3mv²। ये इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक्स इतना आ जाएगा। ये बात समझ में आती है? यस यस सर। अब इंक्रीज वेलोसिटी पता करनी। देखो, एक्सेलरेशन अपन ने पता कर लिया था, एक्सेलरेशन उसी m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी वाले फॉर्मूले से अपन चलेंगे, तो क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू 10/3 मीटर पर सेकंड आ जाएगी बेटा? तो हाँ इस सर। हिसाब से अगर हम v इक्वल टू u प्लस at लिख दें तो वेलोसिटी आ जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 10/3 टाइम 1, तो क्या वेलोसिटी 10/3 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। यस सर। यस सर। तो डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा, डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 3/2 मास इज 1.2 इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी की जगह 100 का स्क्वायर लिखना है तो 10/3 का स्क्वायर 100/9 ऐसा लिख सकते हैं। ये देखो, ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो ये 0.2 आ जाएगा। तो क्या ये वैल्यू 20 जूल के बराबर आ जाएगी? Yes, sir. यस सर। ये भी एक मेथड इसका हो सकता है। और बोलिए बेटा। Part 2 में D4. पार्ट सर 2, हाँ, सर पार्ट 1 का D5। पार्ट 1 का D5। अब पार्ट 1 का D5 क्या है उसका तुम्हें मुझे भेजना पड़ेगा। ओके सर। सर वो एक स्प्रिंग वाला है ना, वेज पे स्प्रिंग लगी हुई है। अच्छा, वेज पे स्प्रिंग लगी हुई है। ओके सर ओके। मैं क्वेश्चन पढ़ लेता और हूँ। हाँ 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 हाँ। A 1 kg block situated on a rough inclined plane is connected to a spring constant 100 Newton per meter. हम्म The block is released from rest with the spring in the unstretched position. The block moves 10 centimeter along the incline before coming to rest. सर वो वाला। ओके ओके ओके। स्मूथ इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है ना हमको? नहीं सर, रफ है। रफ है। और ये तो क्या पूछा है इसमें, क्या पूछा है बेटे? फाइंड द मैक्सिमम लॉन्गिट्यूड। सर मैंने आपको फोटो भेज दिया। ओके, हाँ मिल गया। हाँ हाँ, बस सही डायग्राम।
देखो ये क्वेश्चन है, 100 न्यूटन पर मीटर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है और अनस्ट्रेच स्प्रिंग है, रफ इंक्लाइन प्लेन रखा हुआ है, ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम द व्हेन स्प्रिंग इज इन अनस्ट्रेच्ड पोजीशन, शुरू में अनस्ट्रेच्ड पोजीशन में है, ब्लॉक 10 सेंटीमीटर नीचे जाता है ना, ब्लॉक 10 सेंटीमीटर नीचे जाता है। Find the coefficient of friction between the block and the incline. Assume that spring has negligible mass and pulley is frictionless. Coefficient of friction mu है, वो पता करना है अपने को, है ना। देखो मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर जाता है, इसका मतलब 10 सेंटीमीटर जाने के बाद उसका वेलोसिटी फिर से 0 हो जाता है, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ सर। Yes, sir. और शुरू में भी वेलोसिटी क्या थी, 0। अच्छा, इनिशियल इलोंगेशन इन द स्प्रिंग को 0 और फाइनल इलोंगेशन इन द स्प्रिंग को 10 सेंटीमीटर बोल सकता हूँ, हाँ Yes, सर। sir. है ना। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं? सर नहीं ना। Sir, friction non-conserved. यस सर। हाँ, तो इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते। सर बट मैकेनिकल एनर्जी का डिफरेंस इज इक्वल टू फ्रिक्शन का जो वर्क आएगा वो कर सकते हैं ना वैसे। हाँ, हाँ, वैसा sir. बिल्कुल वैसा बिल्कुल कर सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हो कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, ऐसा आप बिल्कुल कर सकते हो। तो ऐसा कर दो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, क्या माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इनटू जो डिस्प्लेसमेंट है उतना हो जाएगा क्या, हाँ वर्क सर। डन बाय फ्रिक्शन। और चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी कैसे लिखेंगे, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। अब चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी मतलब क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा लिख लो आप इसे। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो 0 है ना, हाँ सर। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी 2 टाइप का है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग पोटेंशियल है। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो इसकी कम हो गई ना, हाँ, sir. क्योंकि height देखो में difference आया. हाइट मतलब कम हो गई, नीचे आ गया ये, है ना, 10 सेंटीमीटर नीचे आ गया, तो ये कितनी हाइट नीचे आ गया, क्या इसको 10 sin 37 लिख सकता हूँ? Yes, sir. हाँ सर। तो क्या ये बोल सकता हूँ 3 सेंटीमीटर की हाइट नीचे आ गया? Yes, sir. नहीं 3 नहीं, 6 6. हाँ, sir. 6 centimeter. 6 सेंटीमीटर की हाइट ये नीचे आ गया। तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को तो लिख दूंगा माइनस एम इंटू जी इंटू 6 सेंटीमीटर। और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग तो बढ़ गई है, हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस 0 ऐसी हो गई, है ना। हाँ सर। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस म्यू, मास 1 है, जी 10 है, कॉस 37 4/5 है, एक्स की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो 10/100 ऐसा लिख देंगे मीटर में, इक्वल टू माइनस एम इंटू जी इंटू 6/100 माइ प्लस हाफ इंटू के इंटू एक्स का स्क्वायर, एक्स क्या है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर उसका स्क्वायर। तो इस इक्वेशन से आपके पास म्यू की वैल्यू आ जानी चाहिए, ये देखो ये 10 है, यहाँ से 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो LHS में आ गया -4 μ/5, और RHS में क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये -0.6 लिखा हुआ है,
और ये 100 और ये 1/100 और ये प्लस 0.5 लिखा हुआ, तो क्या हो गया, -4 μ/5 इज इक्वल टू कितना, -0.1 या -1/10 ऐसा लिख सकते हैं। तो 5 2 ज़ा 10 हो गया, तो क्या म्यू की वैल्यू 1/8 आ गई बेटा? Yes, sir. बात समझ में आई बच्चों? Yes, हाँ sir. सर। या दूसरा तरीका इसका क्या था, मेथड सेकंड, Work energy theorem. वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। वर्क एनर्जी थ्योरम यूनिवर्सल थ्योरम है, कभी भी लगा सकते हैं हम, किसी भी फ्रेम से लगा सकते हैं कभी भी। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसा लिखो। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में ग्रेविटी का वर्क आएगा, तो वो आ जाएगा mg sin 37 मल्टीप्लाइड बाय 10 सेंटीमीटर। वर्क डन बाय स्प्रिंग वो हो जाएगा हाफ के x इनिशियल स्क्वायर माइनस x फाइनल स्क्वायर। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, पहले भी जीरो थी, बाद में भी जीरो रही। अच्छा, एक फोर्स का वर्क तो हमने लिखा ही नहीं, फ्रिक्शन का वर्क, वो होगा -μmg cos 37 मल्टीप्लाइड बाय x, x is basically 10 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ में आती Yes, sir. है ना? तो इस तरह से भी आ जाएगा ये। और बोलिए भाई, और क्या डाउट है? देखो, इसको आप रीअरेंज करोगे ना, तो फिर से आप देखोगे कि वही इक्वेशन बन जा रही है ना? हाँ सर। हम्म। पार्ट 2 में D4। पार्ट 2 का D4, देखो क्या है D4 बेटा, एक बार क्वेश्चन पढ़ना तो क्या है। सर मैंने सेंड कर दिया है। अच्छा, सेंड कर दिया क्या? अच्छा। D4, टू स्प्रिंग्स A एंड B, के A हमें कितना दिया हुआ है, 2 टाइम्स के B के बराबर, है ना? Are stretched by applying forces of equal magnitude at the four ends, मतलब दोनों स्प्रिंग्स पर हमने क्या किया है, बराबर बराबर मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा करके उसको स्ट्रेच किया है। ये ए स्प्रिंग है, ये बी स्प्रिंग है। और क्या है, इफ द एनर्जी स्टोर्ड इन ए इज ई, ए में एनर्जी स्टोर्ड है ई, और बी में एनर्जी स्टोर्ड क्या होगी, है ना? इक्विलिब्रियम है, देखो इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब F इक्वल टू के एक्स के बराबर लिख सकते हैं। यस सर। तो फॉर ए हम लिख देते हैं F इज इक्वल टू के ऑफ ए इंटू एक्स ऑफ ए। तो x ऑफ a की क्या वैल्यू आ जाएगी, F डिवाइडेड बाय k ऑफ a। तो एनर्जी स्टोर्ड इन a का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, हाफ k ऑफ a इंटू एक्स ऑफ a का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा k ऑफ a इंटू एक्स ऑफ a का स्क्वायर, यानी f स्क्वायर बाई के ए स्क्वायर। तो ये f स्क्वायर बाई 2 के ए ऐसा आ गया ना।
Yes, इसको sir. E नाम दे रहे हैं हम. दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन A. तो B के लिए हम कैसे लिखेंगे? F इज इक्वल टू KB XB. तो मतलब B में इलोंगेशन कितना आ जाएगा? F डिवाइडेड बाय KB. तो एनर्जी स्टोर्ड इन B की क्या वैल्यू हो जाएगी? हाफ KB XB का स्क्वायर. तो F स्क्वायर बाय KB का स्क्वायर. तो ये वैल्यू आ जाएगी F स्क्वायर बाय 2KB. और KB को हम KA बाय 2 लिख सकते हैं. और ये जो चीज है, क्या ये E लिखा हुआ है क्या बेटा? Yes, sir. तो क्या एनर्जी स्टोर्ड इन B 2E के बराबर आ जाएगा? Yes, sir. सर हाँ बेटे. सर मैंने इसे दूसरे मेथड से किया है. सर हाँ. मैंने क्या किया कि पोटेंशियल मतलब एनर्जी स्टोर्ड को मैंने हाफ इंटू के ए इंटू एक्स स्क्वायर लिख दिया, और दूसरे के लिए भी इलोंगेशन उसका सेम ही रख दिया, क्योंकि हमने दोनों स्प्रिंग पर इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया है, तो उनका इलोंगेशन भी सेम ही होगा. नहीं 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 नहीं, ये लॉजिक गलत है भाई. इनका स्प्रिंग कांस्टेंट अलग है ना बेटे. यस सर. स्प्रिंग हाँ सर, कांस्टेंट अलग है तो सेम इलोंगेशन भी फोर्स से अलग होगा. इलोंगेशन नहीं करेगा. इलोंगेशन अलग अलग होगा. जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम है वो ज्यादा इलोंगेट हो जाएगा, यस सर. है ना. जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम है वो ज्यादा इलोंगेट हो जाएगा. ठीक है. तो इस लॉजिक से नहीं कर सकते अपन. और बोलो बेटे. और इसके अलावा और क्या है D4 के बाद? D6. D6 है ना. देखो D6 में स्प्रिंग है, वेज है. वेज का मास कैपिटल है, में एक रॉड है उसका मास स्मॉल m है. ये हमसे बोल रहे हैं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो स्प्रिंग में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी. बेटे एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग का सीधा सा फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर. तो अगर हमें स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन पता चल जाए, इलोंगेशन या कंप्रेशन पता चल जाए, तो एनर्जी स्टोर्ड आ जाएगी. तो क्या हो जाएगा देखो. देखो इस रॉड को देखो बेटे. रॉड पे नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रहा है और Yes, रॉड sir. mg डाउनवर्ड डायरेक्शन. मतलब रॉड को अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं हम रॉड का. और ये जो एंगल बन रहा है, क्या ये एंगल 37 डिग्री के बराबर है क्या? मतलब थीटा, वॉट एवर दैट एंगल थीटा है, क्या ये भी वही एंगल थीटा हो जाएगा? जो इंक्लाइन सरफेस हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल Yes, बनाएगा, sir. वही नॉर्मल वर्टिकल के साथ भी एंगल बनाएगा. तो नॉर्मल के कंपोनेंट अगर हम करें तो वर्टिकल कंपोनेंट n cos थीटा हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट n sin थीटा हो जाएगा. क्योंकि रॉड इक्विलिब्रियम में है तो क्या मैं बोल सकता हूँ mg n cos थीटा के बराबर होना चाहिए, या नॉर्मल की वैल्यू mg बाई cos थीटा के बराबर आ जाएगी. क्यों Yes, बेटे? sir. अब नॉर्मल mg बाई cos थीटा हो गया तो यही नॉर्मल वेज पे भी लगेगा ना.
और वेज पे जब यही नॉर्मल लगेगा तो इसका एक कंपोनेंट तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ जाएगा, मतलब n sin थीटा के बराबर आ जाएगा। अब Yes, इस sir. n sin थीटा की वजह से क्या होगा, ये स्प्रिंग कंप्रेस होगी और इक्विलिब्रियम में मान लो स्प्रिंग में x कंप्रेशन है तो स्प्रिंग वेज पर kx फोर्स ऐसे राइट में लगा देगी। तो क्या kx को n sin थीटा लिख सकता हूँ? Yes, sir. और n को लिख सकते हैं mg बाई cos थीटा। Yes. तो क्या x की वैल्यू mg tan थीटा बाई k के बराबर आ गई? Yes, sir. तो एनर्जी स्टोर्ड के वैल्यू आ जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर, मतलब mg tan थीटा बाई k का होल स्क्वायर, या m स्क्वायर g स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा बाई। और बोलिए बेटे। सर इस क्वेश्चन में मतलब नॉर्मली हम जब इंक्लाइन प्लेन कंसीडर करते हैं तो उसमें नॉर्मल mg cos थीटा के बराबर आता है, तो इसमें mg बाय cos थीटा कैसे आया? वे अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। देखो क्या है, जनरली क्या होता है बेटे कि इंक्लाइन प्लेन पे जो ब्लॉक रखा हुआ होता है वो वो और किसी सरफेस के कांटेक्ट में नहीं होता है ना, उस पे सिर्फ दो ही फोर्सेस लग रहे हैं, या तो mg लग रहा है या कि नॉर्मल लग रहा है ना। और हम कहते हैं कि जो भी हो इस डायरेक्शन में तो नेट फोर्स जीरो ही, मतलब सॉरी इस डायरेक्शन में तो नेट फोर्स जीरो ही होना चाहिए। तो हमें रिजॉल्व करने की जरूरत पड़ती है किसको, mg को। तो mg का इधर कंपोनेंट ले लेते हैं mg cos थीटा, और इधर तो अनबैलेंस्ड फोर्स mg sin थीटा रह जाता है, जिसकी वजह से इस डायरेक्शन में तो ब्लॉक के पास एक्सेलरेशन आ जाता है g sin थीटा, और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन इक्विलिब्रियम में तो n की वैल्यू बराबर आ जाती है किसके, mg cos थीटा के बराबर। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। अच्छा, अब बात क्या है कि इस पर्टिकुलर केस में आप जरा अगर ओरिजिनल क्वेश्चन के डायग्राम को देखो तो रॉड इंक्लाइन के भी कांटेक्ट में है, और यहाँ पर एक जो थोड़ा सा इन्होंने ऐसा सपोर्ट बना रखा है उसके भी कांटेक्ट में है या नहीं? यस सर। अब ये जो सपोर्ट क्या है, ये किस डायरेक्शन में फोर्स लगा सकता है, ये सपोर्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगा सकता है ना। हाँ सर। तो रॉड का कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, इधर लगेगा नॉर्मल, नीचे लगेगा mg, और इधर से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये फोर्सेस लगेंगे F1 F2। अब देखो ये फोर्सेस हमें पता ही नहीं है, तो इसलिए हमने कहा कि यार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो आप इक्विलिब्रियम है तो सही, लेकिन वो इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिख के फायदा नहीं होगा, क्योंकि F1 और F2 भी हमारी इक्वेशन में आने लगेंगे। वर्टिकल डायरेक्शन में ही चलो आप, तो समझ में आई बात? हाँ तो सर। दो दो डिफरेंस है। पहला डिफरेंस तो यहाँ पर ब्लॉक पूरी तरह से इक्विलिब्रियम में नहीं होता, इंक्लाइन के अलोंग एक्सेलरेट कर रहा होता है, जबकि रॉड जो है वो पूरी तरह से इक्विलिब्रियम में है ना। पूरी तरह से इक्विलिब्रियम होने से हमें क्या फायदा होता है, हम किसी भी डायरेक्शन में फोर्स वगैरह बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा हाँ सर। दूसरा डिफरेंस क्या है इन दोनों में, दूसरा डिफरेंस ये है कि जो ब्लॉक है वो उस पर सिर्फ mg और नॉर्मल दो फोर्स लग रहे थे, इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं लग रहा था।
जबकि ये जो रॉड वाला केस है इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी फोर्स लगेगा। ये बात ओके समझ में आ सर। गई? हाँ हाँ। ये बात है। सर अब थोड़ा पढ़ ले क्या, मतलब नहीं तो आज सब डाउट्स ही डिस्कस हो पाएंगे। हाँ, थोड़ा पढ़ लेते हैं ताकि थोड़ा आगे बढ़े, ताकि थोड़ा होमवर्क यस अगले सर। दिन start करें, है ना? तो देखो बच्चों क्या है, देखिए पिछली क्लास में हमने मैकेनिकल एनर्जी और उसके कंजर्वेशन प्रिंसिपल की बात करी थी, है ना? देखो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी अपन से पूछे जा सकते हैं कि मानो हमसे कहा जाए कि ये एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग कांस्टेंट है के, है ना? और ये जो ब्लॉक है, दिस ब्लॉक इज जस्ट प्लेस्ड ऑन द स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग से चिपका हुआ नहीं है ये, है ना? इट इज नॉट अटैच्ड टू द स्प्रिंग। ठीक है, और इसका मास है m। अब क्या है, हम क्या करते हैं, जो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है वहां से इस ब्लॉक को हम थोड़ा कंप्रेस करते हैं। कितना कंप्रेस करते हैं, मान लो 2mg/k के बराबर का कंप्रेस करते हैं और वहां से रिलीज करते हैं। ये पोजीशन कौन सी है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो हमें क्या दिया हुआ है, द ब्लॉक इज कंप्रेस्ड या the block is displaced by amount 2mg/k in vertically downward direction from the position of equilibrium and then released from rest। तो हमें पता करना है, find the maximum height up to which block bounces या block rebounds from the position where it is released। Sir, हम्म
आपने एक डाउनवर्ड एरो बनाया ना 2 mg अपॉन k, सर वो क्या है? वो इसका डिस्प्लेसमेंट ही है ना, ये ओके सर। है ना। तो देखो बेटे, इस प्रॉब्लम में होगा क्या कि जब हमने इसको 2 mg/k, अच्छा एक बात बताओ, ये जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है, क्या उस इक्विलिब्रियम की पोजीशन में स्प्रिंग में ऑलरेडी कुछ कंप्रेशन होगा क्या, या स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में होगी? सर इक्विलिब्रियम वेट की पोजीशन पे वजह से नेचुरल। सर होगा कंप्रेशन थोड़ा। सर लेकिन वो तो सिर्फ उसके ऊपर जस्ट रखा है, वो अटैच नहीं है स्प्रिंग से। सर लेकिन बट देखो इसका वेट तो होगा ना, वेट तो तो होगा ना, वो क्योंकि एग्जर्ट क्या है, करेगा नीचे। बिकॉज ऑफ द वेट, वेट को बैलेंस करने के लिए स्प्रिंग को ऊपर तो कुछ फोर्स तो लगाना पड़ेगा ना बच्चा, ओके सर, हाँ। है ना। तो क्या है, हम पहले तो ये लिख दें कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या हो रहा है उसका पता कर लेते हैं। एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्या हम kx = mg ऐसा लिख सकते हैं? हाँ सर। इसका मतलब x mg/k के बराबर होगा, where x is compression in the spring, है ना। तो बात क्या है कि अगर आप बोल रहे हो कि ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, तो इसमें ऑलरेडी क्या है, mg/k के बराबर का कंप्रेशन। इसमें ऑलरेडी mg/k के बराबर का कंप्रेशन है, मतलब नेचुरल लेंथ जो है ना, वो तो इससे mg/k ऊपर है, यहाँ पर नेचुरल लेंथ। क्या ये बात समझ में आती है बेटा? हाँ सर। mg/k का ऑलरेडी कंप्रेशन। अब हमने क्या किया, यहाँ से इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसको 2 mg/k और कंप्रेस किया। इक्विलिब्रियम पोजीशन से आपने क्या किया, इसको 2 mg/k और कंप्रेस कर दिया, तो इसमें और एनर्जी स्टोर हो जाएगी। और क्या इस पोजीशन से नेट फोर्स ऊपर लगने लग जाएगा क्या इस पे? यस सर। यस सर। है ना। अब जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, स्प्रिंग खुलेगी, मतलब स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होगी धीरे धीरे। किस किस में कन्वर्ट होगी? ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी में और ब्लॉक की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में, है ना। हाँ सर। अब देखो क्या है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन तक के नीचे तक तो क्या होगा, ये एक्सेलरेट ही करता जाएगा, तो यहाँ तक तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन से नीचे तो क्या है, स्प्रिंग फोर्स ही बड़ा है mg से, है ना। इक्विलिब्रियम पोजीशन तो इस वजह से इसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी, फिर उस बढ़ी हुई स्पीड से और ऊपर जाने लगेगा, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर जब ये ब्लॉक जाएगा तो उसकी स्पीड कम होना चालू हो जाएगी या नहीं? क्योंकि यस उसके सर। बाद स्प्रिंग फोर्स mg से कम लगेगा, है ना। हाँ सर। इस पूरे टाइम पर वो एक्सेलरेट कर रहा होगा और इसके बाद इसका रिटार्डेशन चालू हो जाएगा, है ना। लेकिन देखो एक्सेलरेट ज्यादा डिस्टेंस तक किया है, रिटार्डेशन तो कम डिस्टेंस तक ही हुआ है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे भी आएगी तब भी इस ब्लॉक के पास कुछ वेलोसिटी रहेगी तो सही, ये वेलोसिटी v से तो कम होगी डेफिनेटली,
लेकिन 0 नहीं होगी। यस सर। अब ध्यान दो कि नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग आ गई है, ब्लॉक के पास कुछ वेलोसिटी है, ब्लॉक स्प्रिंग से अटैच्ड नहीं है, क्या अब स्प्रिंग और ऊपर जाएगी या स्प्रिंग यहीं पे रुका रह जाएगी और अकेला ब्लॉक ऊपर जाएगा? अकेला ब्लॉक ऊपर जाएगा। अकेला ब्लॉक ऊपर जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग को इलोंगेट करने के लिए तो कोई फोर्स चाहिए था ना, जो स्प्रिंग को खींचता ऊपर की तरफ, है ना। देखो कंप्रेस्ड स्टेट से तो नेचुरल लेंथ की तरफ तो स्प्रिंग अपने आप आ जाएगी, लेकिन नेचुरल लेंथ पे आने के बाद वो इलोंगेट कब होती? अगर ये ब्लॉक उससे चिपका हुआ होता तो स्प्रिंग इलोंगेट हो जाती, लेकिन क्योंकि ब्लॉक उससे चिपका हुआ नहीं है, तो क्या अब स्प्रिंग इलोंगेट हो पाएगी बच्चों? नो सर। नो सर। स्प्रिंग इलोंगेट तो नहीं हो पाएगी, स्प्रिंग तो वहीं रुक जाएगी, अब अकेला ब्लॉक ही ऊपर जाएगा। क्या ये बात क्लियर है सबको? Yes. यस यस सर। सर। और फाइनली कब तक ब्लॉक ऊपर जाता रहेगा? क्या हम बोल सकते हैं फाइनली ब्लॉक तब तक ऊपर जाता रहेगा जब तक उसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती? यस सर। तो हमें ये पूरी हाइट पता करनी है बेसिकली, यही हाइट पता करनी। देखो, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अप टू व्हिच ब्लॉक रिबाउंड्स फ्रॉम द पोजीशन वेयर इट इज रिलीज्ड। यहां से हमने ब्लॉक को रिलीज किया है, तो वहां से कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा? मैक्सिमम हाइट वही होगी जहां पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती। बोलिए भाई। यस सर। Yes. Sir. यस सर। क्या इस पूरे मोशन के दौरान हम इसकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं क्या? यस सर। मैकेनिकल एनर्जी इसकी कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि इस पर सिर्फ 2 ही फोर्सेस लगे हैं। कौन कौन से? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और mg। स्प्रिंग, हाँ है ना, सर। स्प्रिंग का फोर्स और mg का फोर्स, और दोनों ही कंजर्वेटिव टाइप के हैं, तो इसलिए इसकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं हम। तो देखो क्या करें, कंजर्व मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा, अब एक बात बताओ, फाइनली स्प्रिंग में कोई एनर्जी स्टोर्ड रही क्या? No, sir. नो। फाइनली ब्लॉक के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी बची क्या? नो। ये नहीं बची, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पता करना है ना, तो हाँ मैक्सिमम सर। हाइट पे तो वेलोसिटी 0 हो गई। यस सर। अच्छा, इनिशियली इनिशियली एनर्जी स्प्रिंग के पास थी एनर्जी। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि शुरू में जो स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड थी, वो पूरी तरह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई? यस सर। मतलब क्या मैं ऐसा इक्वेशन लिख सकता हूँ, हाफ हाफ के एक्स स्क्वायर। कितना कंप्रेशन था बेटे शुरू में स्प्रिंग में? क्या 3 mg/k था क्या? यस सर। Sir, और 2 mg by k, ना? 3 mg/k, mg बाई के ऊपर से भी लगाना Yes, वेट sir. की Yes, वजह sir. से। है ना, mg/k जो अपने वेट की वजह से वो पहले से ही स्प्रिंग को दबा के रखा हुआ था, राइट? Yes, sir. mg/k, और हमने 2 mg/k और फर्दर दबाया, तो टोटल कंप्रेशन लिखना पड़ेगा अपने को। तो हाफ के इंटू 3 mg/k का स्क्वायर, ये स्प्रिंग में इतनी एनर्जी स्टोर्ड थी, और ये किस में कन्वर्ट हो गई पूरी की पूरी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में फाइनली। तो क्या इसको mgh के बराबर लिख दूं क्या? तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 9m² g² by 2k इज इक्वल टू mgh। तो ये g से g कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, तो h की क्या वैल्यू आ जाएगी, 9mg/2k।
की बात सुन में आती है? हाँ सर। ये h की वैल्यू अच्छा, इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा जाए कि फाइंड द मैक्सिमम स्पीड एक्वायर्ड बाय द ब्लॉक। तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगी। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगी, बिल्कुल सही। Find the maximum speed acquired by the block in above question। तो मैक्सिमम स्पीड क्या होगी बच्चों? क्या हम बोल सकते हैं वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगी? यस सर। क्योंकि इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से पहले पहले ही वो एक्सेलरेट करता है, उसके बाद तो रिटार्डेशन चालू उसका हो गया है। तो हम क्या करें? अप्लाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन from initial position to equilibrium position। तो इनिशियल पोजीशन पे हम मान लेते हैं कि सिर्फ स्प्रिंग के पास ही एनर्जी थी, हाफ के इंटू 3mg/k का होल स्क्वायर। और जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचा तो थोड़ी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? mg इंटू 2mg/k। क्यों बेटे? इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ पे है और इधर से ऊपर जाने में कितनी हाइट बढ़ गई उसकी? क्या 2mg/k हाइट बढ़ गई? हाँ सर। तो ये कितनी बढ़ गई? mgh। और काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ गई? हाफ mv²। है ना? अच्छा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे स्प्रिंग की एनर्जी जीरो नहीं है। स्प्रिंग के पास अभी भी हाफ के इंटू mg/k का होल स्क्वायर के बराबर की एनर्जी है ना? इतना कंप्रेशन तो स्प्रिंग में अभी भी है। यस सर। है ना? तो ये क्या है? इनिशियल एनर्जी। ये क्या है? फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। ये दोनों बराबर होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटे? 9m²g² के माइनस 2m²g² माइनस m²g² के इक्वल टू हाफ mv का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 9m²g² के माइनस 5m²g² के इक्वल टू हाफ mv²। तो 9 में से 5 गया तो बचा 4। 4/2 is 2। तो 2m²g²। 4/2 तो 2 मैंने कर ही दिया था, इक्वल टू हाफ mv²। तो m से m कैंसिल हो जाएगा। v की क्या वैल्यू आ जाएगी? √4mg² k या v is equal to g √4m/। ये बात समझ में आती है बेटे? यस सर। ये नोट कर।
यस सर, डन। सर 1 मिनट। हाँ बच्चों, नोट कर लिया ये? सर लास्ट लाइन। सर आप इसके नोट्स भेजेंगे ना? हाँ बेटे। अरे बेटा, आज क्या है, मेरे एक परिवार में किसी का एक्सीडेंट हो गया। वो कहीं और सिटी से दूसरे सिटी में जा रहे थे और बीच में यहीं पे उनका एक्सीडेंट हो गया, तो मेरे को उनको देखने जाना पड़ेगा। तो आई हैव टू स्टॉप द लेक्चर हियर। ओके सर, नो प्रॉब्लम। चलेगा ओके सर। सर, नो प्रॉब्लम। तो मैं अभी नोट्स भेज ही देता हूँ आपको। ऐसा करता हूँ, नोट्स अभी भेज देता हूँ, ये फिर आई डोंट नो मैं रात में कब। ये नोट कर लिया तुमने बेटे? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो होमवर्क तो अभी आपका देखो, एक्सरसाइज सेक्शन डी तक ही हमने पढ़ा है। आप एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 के आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक, ठीक है? और यस सर। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में आप क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटे? हाँ सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय बेटा, अगली क्लास में मिलते हैं।